हेलो नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानमित एग्जाम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपके लिए ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका जीके का प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होगा। आपके लिए जो आपके लिए एसएससी लेवल के लिए बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे इसमें। और जो बायलर क्वेश्चन का मतलब होता है, इसमें बहुत आए हुए क्वेश्चन है। जो जो अगली अगली एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ तो उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। और ये एस एस सी जी डी का जो है 2025 का जो एग्ज़ाम है इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण जी के जी एस का। और प्रैक्टिस नंबर आपका होगा छः प्रैक्टिस नंबर है आपका जी, छठवां वाला। तो उससे पहले वाले भी देखना आप, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है उसमें भी, इसमें भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, देश किसी देश या देश के एक सुपरिभाषित हिस्से में सभी व्यक्तियों से में संबंधित जनसांख्यिकी आर्थिक और सामाजिक डेटा को एक विशिष्ट समय पर एकत्र करने एकत्रित करने, संकलित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की कुल प्रक्रिया है। तो ये क्या है आपकी? ये है आपका ऑप्शन नंबर आपका कौन होगा? ये आपका राइट आंसर कौन होगा? जनगणना आपका राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। जनगणना किसी देश या देश के एक सुपरिभाषित हिस्से में सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकी आर्थिक और सामाजिक डेटा और एक विशिष्ट समय पर एकत्र करने, एक संकलित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की कुल प्रक्रिया है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जो जनगणना है, जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। कब किया जाता है? 1948 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। भारत में संविधान के अनुच्छेद 246 में तहत जनगणना संघ का विषय है। इसमें कब है? अनुच्छेद 246 में जनगणना के तहत जो जुड़ा हुआ अनुच्छेद है। वर्ष 1931 के बाद पहली बार 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना आयोजित की गई है 2011 में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भयमुक्त राज्य के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जी आपका कौन सा होगा? जी आपका आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन? योगी जी को, मुख्यमंत्री योगी जी का आपको उत्तर प्रदेश के होंगे, उनको दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर होगा, बी आपका राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को। ऐसे देखते हैं कि 19 मई 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भयमुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश जो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके ये हैं। यह पुरस्कार के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दिया गया था। इनके पहले जो राष्ट्रपति जी थे उनको दिया गया था। यह पुरस्कार लोगों या संगठनों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा प्रसारित किया जाता है। तो ये आपका कौन से होगा? ये आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए आदित्यनाथ जी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बैडमिंटन के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है। जैसे कि पहला है, बैडमिंटन के खेल में की शुरुआत और बैडमिंटन खेल की शुरुआत और जब स्कोर बराबर होता है तो जो सर्वर बाएं सर्विस कोर्ट के कार्य करता है। सेकंड नंबर है, सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं। तो इसका मतलब कि जो आपके ऑप्शन नंबर हो गए, ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर होगा कौन सा? इसमें राइट आंसर है इनमें से ना तो पहला है ना दूसरा, दो में से कोई सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि इसकी व्याख्या देखते हैं। बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में और जब स्कोर बराबर होता है तो सर्वर बायां सर्विस कोर्ट से कार्य करता है। पहला कथन गलत है, दूसरा कथन भी गलत है। लेकिन अब इसकी पॉइंट देखते हैं कि बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में और जब स्कोर बराबर होता है तो सर्विस कोर्ट की दाईं ओर से सर्विस करता है। इस प्रकार पहला कथन सही नहीं है। सर्वर और रिसीवर हमेशा डायंगल खड़े होते हैं। कैसे होते हैं? डायंगल खड़े होते हैं। इस प्रकार दूसरा कथन भी सही गलत है। इसका मतलब है कि डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है,
न्यायाधीश को हटाने के संबंध में नीचे दिए कथन का पूरा करें। ये बताना है इसमें संविधान के कौन से सही है, इसमें संविधान के लिए तो ये बताना है आपका। तो ये ऑप्शन नंबर आपका जो होगा वो होगा आपका, न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करना पड़ता है। किसको? न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो आपकी बहुत कठिन प्रक्रिया है उसको। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर होगा। कौन सा? ए आपका राइट आंसर होगा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, भारत के उच्चतम न्यायालय और न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124(4) में है और अनुच्छेद 124(5) में है कि जबकि किसी उच्च न्यायालय और न्यायाधीश को हटाने की प्रावधान का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 217 में वन में है, खा में है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों या राज्यसभा में 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, वह जरूरी होता है। न्यायाधीश को सिर्फ साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। बिल्कुल राइट, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर है कि जब मेंडलीव ने अपना कार्य प्रारंभ किया तो उस समय कितने तत्व ज्ञात किए थे? जब मेंडलीव आवर्त सारणी हुई थी, इनने जब अपना कार्य प्रारंभ किया उस समय कितने तत्व ज्ञात किए गए थे? जे किए गए थे उस समय 63 तत्व ज्ञात किए गए थे। कितने? 63 तत्व ज्ञात किए गए थे। ये आपका डी आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि देखते हैं, उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया है। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनाने वाले यौगिकों की ओर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन को इसलिए चुनाव किया क्योंकि वे अत्यंत सक्रिय तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। वर्ष 1800 में केवल 31 तत्व ज्ञात किए गए थे, वर्ष 1800 में, और वर्ष 1865 में 63 तत्वों की ज्ञात किए गए, 63 तत्व ज्ञात कर लिए गए थे जानकारी। और वर्तमान में हमें 118 तत्वों के बारे में बताया गया है। तो आपका डी आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के अध्यक्ष के रूप में कौन शामिल हुआ? CCI के अध्यक्ष के रूप में कौन शामिल हुआ? जी आपकी रवनीत कौर आपके राइट आंसर हो। कौन सा आपका? रवनीत कौर। जो आपका नवनीत कौर है, रवनीत है, सॉरी नवनीत नहीं है, रवनीत है। तो आपका सी आपका राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा जो आपका आयोग हुआ था CCI के अध्यक्ष के रूप में श्रीमती रवनीत कौर ने कार्यभार संभाला और पूर्वकालीन आधार पर यह पद संभालने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। पहली महिला बन गई थी। इसका महत्व बिंदु है कि अक्टूबर 2022 में अशोक कुमार गुप्ता के पद छोड़ने के बाद भारतीय स्पर्धा आयोग के लिए कोई पूर्णकालीन अध्यक्ष नहीं था। यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत स्थापित किया गया था। यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारतीय स्पर्धा आयोग की स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुई थी। इसका मुख्यालय है जो नई दिल्ली में स्थित है। इसके केंद्र जो आपके केंद्र सरकार द्वारा है, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए अध्यक्ष जो एक अध्यक्ष है तथा एक अध्यक्ष होता है। इनमें केंद्र सरकार द्वारा 3 सदस्य होते हैं, वो सॉरी 6 सदस्य होते हैं। आयोग का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और भारतीय बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक के संस्थापक जी आपके ज्योतिबा फुले थे। कौन थे? ज्योतिबा फुले आपका राइट आंसर होगा। ये आपका राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? महाराष्ट्र में की गई थी। इसका मुख्यालय उद्देश्य जो आपके ब्राह्मणवाद कुरीतियों के विरुद्ध और मूर्ति पूजा कर्मकांडों पुजारियों के करवच्च जो आपके धर्म कर्म आपने जो आपके पुनर्जन्म और स्वर्ण के सिद्धांतों का विरोध किया गया था। वर्ष 1885 में इसारा में कृष्ण जो आपके कृष्णदत्त वर्ग की आर्थिक स्थिति पर ज्योतिबा फुले ने अपने विचार दैनिक दीनबंधु में तथा उन जो आपकी अपनी पुस्तक गुलामगिरी और सैन
जो असुदा था द्वारा किया गया था। फूले ने भारतीय कांग्रेस, जो आपकी राष्ट्रीय कांग्रेस थी आपकी, भारतीय कांग्रेस का विरोध किया क्योंकि यह कृषकों की समस्याओं को हल करने की असमर्थ थी। वर्ष जो आपके हुआ था, वर्ष 1954 में ज्योतिबा फूले को प्रथम भारतीय थे जिन्होंने अछूतों के लिए स्कूल खुलवाया था। किन्ने? ज्योतिबा फूले ने खुलवाया था। बहुत ही अच्छे थे। तो ये आपके ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड 8 नंबर क्वेश्चन है। भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश यूपी के सहयोग से लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे देश में आयोजित की गई थी। तो ये कब की गई थी? ये की गई थी 1977 में। कब की गई थी? 1977 में गई थी। तो आपका बी आपका राइट आंसर होगा। वर्ष 1970 में भारत की पहली आर्थिक जनगणना हुई थी जो केंद्र शासित प्रदेशों में, जो आपकी यूटी थी आपकी, यूपी, सॉरी यूपी नहीं, यूटी है जी। कौन सा जी? आपका यूटी है, यूपी नहीं है, यूटी। ये आपके यूटी सदस्यों के लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे देश में आयोजित की गई थी। महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके केंद्र के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्य जो आपके थे कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 6 आर्थिक जनगणना ईसवी पूर्व जो आपकी ईसी हुई थी संचालित की गई थी। पहली आर्थिक जनगणना हुई थी 1970 में हुई थी, दूसरी आर्थिक जनगणना हुई थी जो 1980 में हुई थी, और तीसरी आर्थिक जनगणना हुई थी 1990 में हुई थी। जो थी चौथी आर्थिक जनगणना हुई थी आपकी वो 1998 में हुई थी, और पाँचवीं आर्थिक जनगणना हुई थी जो 2005 में हुई थी, और छठी आर्थिक जनगणना हुई थी जो 2013 में हुई थी, और सातवीं आर्थिक जनगणना हुई थी कब हुई थी? 2019 में हुई थी। तो जी आपका ऑप्शन नंबर आपका भी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि देश धन आपूर्ति के सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपाय क्या है? जी आपका सबसे ज़्यादा उपाय किया जाने वाला ऑप्शन नंबर आपका ये आपका राइट आंसर होगा। M3 है। जब कौन सा है? M3 है। अब इसका अर्थ देखते हैं। M3 धन आपूर्ति के सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला उपाय है। M3 को कुल मौद्रिक संसाधनों के रूप में भी जाना जाता है। M3 मुद्रा जो आपकी होती है आपूर्ति में M2 के साथ साथ बड़ी सावधि जमा जो आपकी संस्थागत मुद्रा बाजार निधि, अल्पकालिक जो आपकी पुनर्खरीद जो आपकी खरीद कर समझौते रेपो दर होती है जो, और बड़े तरह निधि शामिल है इसमें। M1 लेन देन के लिए सबसे अधिक रत्न जो आपके तरल और आसान है, जबकि M4 सबसे कम तरल है। M1 और M2 को संकीर्ण धन आपूर्ति अवधारणाओं के रूप में जाना जाता है। M1 लोगों के पास करेंसी प्लस बैंकों मांग जमा राशि प्लस रिजर्व बैंक की अन्य जमा राशि कहलाती है, और M2 बराबर M1 प्लस डाकघर बचत बैंक की जमा राशि होती है। M3 बराबर M1 प्लस बैंकों की समय जमा राशि कहलाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर है आपका, और ये लास्ट अपना है कि M4 बराबर M3 प्लस डाकघरों में कुल जमा राशि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC एक पहल है। तो जबकि क्या है एक पहल? जी आपकी पहल है जो आपको उद्योग और आंतरिक व्यापार जो आपके संक्रमण विभाग होता है आपके, कौन सा होता है? जो आपके संवर्धन विभाग। तो आपका जो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर होगा। यह डिजिटल कॉमर्स में क्रांति लाने के लिए एक सुविधाजनक जो आपको मॉडल तैयार करेगी। यह स्टार्टअप मानसिकता के साथ संगठन बनाने की दृष्टि से ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल फॉर जो आपको कॉमर्स को 31 दिसंबर 1921 को एक गैर लाभकारी धारा 8 कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित? रंगास्वामी जी आपके कार्य से हॉकी से संबंधित। रंगास्वामी किससे? हॉकी से संबंधित रंगास्वामी। तो ऑप्शन नंबर आपका रंगास्वामी कप संबंधित हॉकी संबंधित। महत्वपूर्ण बिंदु इनके रंगास्वामी कप की शुरुआत हुई थी वर्ष 1928 में हुआ था, इसका स्थापना हुई थी। रंगास्वामी कप की शुरुआत हुई थी। रंगास्वामी कप को अंतर प्रांतीय टूर्नामेंट के रूप में जाना जाता है। जो आपका इसका उद्देश्य है जो ओलंपिक के लिए राष्ट्रीय टीम के लिए खिलाड़ियों को चुनना था। हॉकी को भारत के राष्ट्रीय खेल के रूप में माना जाता है। किसको? राष्ट्रीय खेल को हॉकी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है। जो आपके बरस हिंदू त्यौहार जो आपकी दिवाली के समान है, आप जो इसकी जो क्योंकि आज दिवाली का दिन होता है जो
आज के दिन दीपावली का दिन है, जो आज जो दिवाली के समान है, जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? जी मनाया जाता है बरली और टोकरा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किस द्वारा? बरली और टोकरा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसको देखते हैं। जो आपके भारत हिंदू त्यौहार जो आपकी दिवाली के समान है, बरली और कोकना जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो महत्वपूर्ण बिंदु इनके जी हैं। यह लोकप्रिय नृत्य बरली, कोकना और कोली जनजातियों के पुरुषों और महिलाओं द्वारा फसल के मौसम के दौरान रात में किया जाता है। कब किया जाता है? रात में किया जाता है। परंपरागत रूप से बरली पुरुष जो आपके एवं लंगोटी, पगड़ी और कमर तक लंबा कोट पहनते हैं, जबकि महिलाएं अपनी कमर के चारों ओर घुटनों तक लपेटती हैं, लुंगी जो बोलते हैं, और खुद को चांदी और सफ़ेद धातु के आभूषणों से सजाती हैं। जबकि दादरा और नगर हवेली बरली जनजाति की अद्वितीय विशेषज्ञता और उत्कर्ष रचनात्मकता का घर है। दादरा और नागर हवेली के लोग और आदिवासी नृत्यों के तरमा नृत्य, घेरिया नृत्य, भवाड़ा नृत्य, ढोल नृत्य और तूर और थाली नृत्य शामिल है इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग के स्थापक जो आपके स्थान पर भारत के योजना आयोग के स्थान पर 2015 में किस संस्था की स्थापना की गई थी? योजना आयोग की जी नीति आयोग की गई थी। किसकी की थी? नीति आयोग की 2015 में की गई थी, नीति आयोग की। ये आपका राइट आंसर होगा। एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेंगे। नीति आयोग के केंद्रक और राजस्व स्तर पर नीति के प्रमुख कार्यों से संबंधित महत्वपूर्ण तकनीकी परामर्श देता है। योजना आयोग का गठन एवं मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 14 नंबर क्वेश्चन है आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, एथलेटिक जो आपके एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप कब से पूरी तरह से पेशेवर प्रतियोगिता बन गई? जी कब से बन गई? 1997 से बन गई। कब से? 1997 से। तो आपका सी आपका राइट आंसर होगा। जो है आपकी IAAF का पूर्ण रूप है, जो आपके इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स आपकी फेडरेशन है। AIIF की स्थापना 1912 में इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन के रूप में हुआ था। वर्ष 2001 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत के कथक के रूप जो आपके नृत्य के देश काल का बिंदादीन घराने प्रतिपादक थे। तो जी कहाँ के थे? जी आपके लखनऊ घराने से थे। कौन से थे? लखनऊ घराने से। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर होगा। जिस इसकी व्याख्या देखते हैं, उनका बचपन का नाम था ब्रजमोहन नाथ मिश्रा था। किनका? पंडित बिरजू महाराज का। पंडित बिरजू महाराज को 1964 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1986 में उन्हें कृष्ण गढ़ सभा द्वारा पद्म विभूषण और नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1987 में उन्हें कालिदास सम्मान और 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किनको? बिरजू महाराज जी को। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, महिला आरक्षण विधेयक 2023 में के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? जी कितनी थी? जी आपकी 1/3 थी। कितनी? 1/3। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर। कितनी? 1/3। महिला आरक्षण विधेयक 2023 को 128वें संवैधानिक संशोधन जो विधेयक था, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 मतलब कि 33% सीधे आरक्षण करना जो आपके आरक्षित करता है उनके लिए, महिलाओं के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का नाम क्या है? तो इनका क्या है? ये सिंधु लिपि है आपकी। कौन सी? सिंधु लिपि आपका राइट आंसर होगा। दक्षिण एशिया के सबसे पुराने शिलालेख सिंधु लिपि के शिलालेख है, जो लगभग 3000 ईसा पूर्व में है। सिंधु लिपि के सबसे पहले ज्ञात उदाहरण हड़प्पा की खुदाई के
से प्राप्त रावी और कोट बीजी मिट्टी के बर्तनों का जो आपके प्रमाण है, दीजी मिट्टी के बर्तनों का प्रमाण थे। सिंधु लेखन जो आपके उदाहरण मोहरों को और मोहर छापों, मिट्टी के बर्तनों, कांस्य उपकरणों, पत्थर बर्तनों की चूड़ियाँ, हड्डियाँ, सीपियाँ, जो आपके करछूत, हाथी के दांत और स्टीटाइट कांस्य के तांबे से बनी छोटी गोलियों पर पाए गए हैं। सबसे पहले पढ़े गए शिलालेख 3री शताब्दी ईसा पूर्व के अशोक के शिलालेख में जो प्राकृतिक और जो आपके तमिल जो आपके ब्राह्मणी के रूप में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार यह माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे को या जैसा भी मामला हो 10 वर्ष की आयु के बच्चे की शिक्षा अवसर प्रदान करें। जी कौन सा है? जी है आपका ऑप्शन नंबर आपका होगा जो ऑप्शन नंबर आपका 6 से 14 तक है। ऑप्शन नंबर आपका डी आपका आंसर किससे 6 से 14 तक आपका रहा था। अनुच्छेद 21 का और RTI अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। यह जो आपके RTE अधिनियम के शीर्ष निःशुल्क और अनिवार्य शब्द शामिल है उसमें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय नर्तक ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? किसने जीता? जी जीता आपके स्वरूपा सेन ने। किसने? स्वरूपा सेन जी ने जीता। तो ऑप्शन नंबर आपका ये आपका राइट आंसर होगा स्वरूपा सेन। स्वरूपा सेन को नृत्य चूड़ामणि 2011 या जो आपकी यज्ञ रामन पुरस्कार 2008 और राजा फाउंडेशन पुरस्कार 2006 सहित कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अकादमी पुरस्कार वर्ष 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। ये सम्मान जो आपके सम्मान उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्चतम जो आपके मानक के प्रतीक हैं। अकादमी फेलो के सम्मान की 3 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है, जबकि अकादमी पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है। इसके अलावा एक ताम्रपत्र और जो अंग वस्त्र दिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। दोस्तों यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करना एक बार। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने वाले पहले गायक थे? तो पहले गायक कौन थे? जी आपके MM सुब्बुलक्ष्मी थे आपके पहले गायक थे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। जो आपके MS सुब्बुलक्ष्मी वर्ष 1974 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, एशिया का नोबेल पुरस्कार जिसके रूप में माना जाता है, प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार थी जी। उन्हें वर्ष 1988 में प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है। सरोजिनी नायडू ने उन्हें भारत कोकिला कहा है। किसने कहा है? सरोजिनी नायडू ने भारत कोकिला के नाम से कहा गया था। उनकी कुछ यादगार प्रस्तुतियों के में वर्ष 1963 में एडिनबरा इंटरनेशनल जो आपके फेस्टिवल ऑफ म्यूजियम एंड ड्रामा, वर्ष 1966 में संयुक्त राष्ट्र दिवस के मौके पर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्तुत, और 1987 में मॉस्को का जो आपके फेस्टिवल ऑफ इंडिया में शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये हुए आपके 20 के 20 क्वेश्चन। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और लाइक करना और कमेंट में बताना। दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आगे के लिए वीडियो बहुत ही अच्छे लाऊंगा मैं। तो एक बार जो न्यू चैनल पर हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।